नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दिल्ली चुनाव को लेकर चुनाव परिणाम के अलावा लगभग सभी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं। कल मतदान हो गया और मतदान के बाद जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार रहता है, यद्यपि बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रहता, लेकिन इंतज़ार बहुत रहता है, वो होता है एग्ज़िट पोल। तो एग्ज़िट पोल के भी नतीजे कल कई सारे एग्ज़िट पोल जिनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं, जिनको लोग जानते नहीं हैं। एक आध को छोड़ दें तो बाकी के लोगों ने नाम भी नहीं सुने हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाओं ने अपने एग्जिट पोल कल दिए। लगभग 10 एग्जिट पोल दिल्ली में आए हैं और उन 10 में से 8 एक तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि बाकी के जो 2 हैं उनका इशारा दूसरी तरफ है। यानी कि 10 में से 8 ये बता रहे हैं कि दिल्ली में जो चुनाव परिणाम है वो थोड़े या प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे, जबकि 2 ये बता रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव परिणाम प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएंगे। अगर हम 2015 और 2020 के एग्जिट पोल की बात करें तो उस समय भी ये हुआ था। उस समय तो काफी नामी कंपनियां करती थी, नामी संस्थाएं करती थी। तो उस समय लगभग लगभग सारे, एक आध को छोड़ करके, एक शायद चाणक्य सफल हुआ था और एक और कोई सफल हुआ था, बाकी ज्यादातर के जो है आंकड़े वो फेल हो गए थे। और जिस तरह से दिखाया, खासतौर से 2020 में जिस तरह से दिखाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी और उसको उस तरह का बहुमत नहीं आएगा जैसा उसे पिछली बार 2015 में आया था, वैसा हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली चुनाव जीती, उसका वोट शेयर भी बहुत अच्छा रहा और उसको सीटें भी बहुत मिली। तो अभी जो जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करने की मतलब कोई ऐसा रीजन नहीं बनता कि बहुत ज्यादा विश्वास उस पर किया जा सके। तो अब दूसरी क्या चीजें हो सकती हैं जिनके आधार पर आप या हम अनुमान लगा सकते हैं? तो वो चीजें ये हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इस बार प्रशासन पर, चुनाव आयोग पर, दिल्ली पुलिस पर और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पर, तो भारतीय जनता पार्टी पर तो लगाएंगे ही क्योंकि वो उनका मेन अपोनेंट है। तो भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप उनका लगाना बनता ही है। तो जिस तरह से आरोप लगाए हैं, बड़ी चीज ये है कि जो कल देखने को मिली कि जिस तरह के अनर्गल आरोप लगाए हैं, आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनर्गल आरोप जब कोई लगाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं हताश हैं, निराश हैं, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है। आप जो हो रहा है जमीन पर उसको या तो हजम नहीं कर पा रहे हैं और या उसके लिए आप तैयार नहीं थे। तो उसी तरह की बहुत सारी चीजें हुई। कुछ वीडियोज इस तरह के आए कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने, मनीष सिसोदिया हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, संजय सिंह हैं, उस तरह के बड़े नेताओं ने, इवन आतिशी सिंह ने और अरविंद केजरीवाल का तो खैर कल ऐसा कोई एक आध आया होगा लेकिन मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इन लोगों ने जिस तरह के आरोप लगाए और जिस तरह से एक जगह भोजन की व्यवस्था थी कार्यकर्ताओं के लिए, तो वहां पर जाकर के हंगामा किया और आरोप लगाया कि वहां पैसे रखे हुए हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, ये है वो है। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं, मैंने भी मतलब एक बूथ कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। तो होता ये है कि जिस दिन वोट पड़ रहा होता है उस दिन लगभग आपको 5:30-6 बजे घर से निकलकर जहां वोट पड़ रहा होता है और वो वोट के पास जो काउंटर बनाया जाता है, जिसे हमारे यहाँ सामान्य भाषा में बस्ता बोलते हैं, तो जो वो काउंटर बनाया जाता है उस काउंटर के लिए आपको सामान प्रोवाइड करा दिया जाता है, या तो एक दिन पहले या उस दिन। तो आपको लगभग 5:30 बजे के आसपास घर से हर हाल में निकल जाना होता है। जहां पर आपका काउंटर होता है वहां की आपको व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं
कुछ लोग जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जो आपसे विशेष रूप से परिचित होते हैं, उनकी पर्चियां लोग बना के रख लेते हैं उनके परिवारों की। तो ये काम या तो कई बार पहले भी कर लिया जाता है और कई बार वहां पर बूथ पर बैठकर किया जाता है। वहां 4-5 लोग होते हैं, जो बूथ नहीं, माफ कीजिएगा, जो काउंटर होते हैं, तो उस काउंटर पर 4-5 लोग होते हैं। तो उनको, वो अपने अपने लोगों की, जिनको वो जानते हैं, उनके परिवारों की पर्चियां बना करके रख लेते हैं कि अगर वो कोई आएगा तो उसको चुपचाप पकड़ा देंगे कि ये ले जाइए। इस तरीके से काम शुरू होता है। यानी कि सुबह 7 बजे जब वोट पड़ना शुरू होता है, उससे पहले पहले आप इस स्थिति में होते हैं कि कम से कम आपके परिचित जो भी 10, 20, 50, 100 लोग हैं, उनके परिवारों की पर्चियां बना के रख लेते हैं। कोई आया तो पूरी पर्चियां उसको पकड़ा दी कि ये ले जाइए, अपना वोट डालिए। अगर साथ में सब लोग आए हैं तो सब लोगों को बांट दीजिए, नहीं आए हैं, क्रम से आने वाले हैं, तो आप अपना वोट डालिए, बाकी की पर्चियां घर पे जाके दे दीजिएगा। ये सिस्टम होता है। अब सुबह 5:30 बजे जाहिर सी बात है कि ना तो कोई घर से खाना खा पी के निकलता है और ना खा पाता है। दोनों ही बातें होती हैं। अगर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इतनी सुबह किसको खाने की आदत होती है? तो आदमी एक कप चाय पी के निकल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो काउंटर होता है, वहां पर आपके लिए चाय की व्यवस्था होती है, लेकिन वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि कोई पार्टी वाला आकर के आपको चाय देगा। और कोई एक आध होता भी है तो वो काफी समय बाद ला करके देता है। कई बार क्या होता है, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, बड़े शहर, दिल्ली जैसे शहरों की बात कर लें, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी जगह में काफी आबादी होती है, तो कई सारे काउंटर आसपास ही होते हैं। कि पता चला कि एक एरिया के, मान लीजिए आप 1 किलोमीटर की रेंज में, हो सकता है कि वहां पे 6, 7, 8 काउंटर हो। तो वहां के सारे कार्यकर्ताओं के लिए एक जगह पर व्यवस्था कर दी जाती है कि क्रम से एक एक लोग आकर के, जैसे मान लीजिए एक बूथ पर 5 आदमी बैठे हुए, तो 5 में से एक आदमी आए और चाय वगैरह पी करके, या जो नाश्ता वगैरह का इंतजाम है वो करके चला जाए, फिर दूसरा आए फिर चला जाए। इस तरीके से लोग आते जाते रहते हैं, करते रहते हैं। दोपहर में लंच वगैरह की व्यवस्था होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में या जो कम आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर बूथ दूर दूर होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि भाई काउंटर भी दूर दूर होंगे, तो वहां कोशिश की जाती है कि लोग वहां पर पहुंचा देते हैं ये चीजें, चाय पहुंचा देंगे, भोजन पहुंचा देंगे, इस तरीके की व्यवस्था होती है। तो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो मनीष सिसोदिया का क्षेत्र था, वहां पर एक मकान में अपने कार्यकर्ताओं के खाने पीने की व्यवस्था की थी। और मनीष सिसोदिया और उनके जो कुछ समर्थक थे, उन्होंने वहां जाकर के हंगामा किया और मीडिया को बुला करके मतलब नौटंकी की। जबकि मीडिया के लोगों ने भी जो वहां जाकर के देखा, तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां केवल खाने पीने का इंतजाम था। तो ये जो चीजें हैं, वो ये बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी जिस स्तर पर इस बार निराश है, उसका जो आत्मविश्वास था, वो जिस हद तक टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे लग रहा है कि शायद दिल्ली में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। रही बात सीटों की कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, तो मेरा अनुमान ये है कि दिल्ली में इस बार जो मुकाबला होगा, वो पिछले बार की तरह ही लगभग एक तरफा होगा। जो भी पार्टी जीतेगी, वो सीटों के मामले में बहुत बड़े नंबर से जीतेगी। यानी कि स्थिति संभवतः ये होगी कि एक पार्टी को 45 से 50 सीटें मिलेंगी और दूसरी को 20 से 25, और तीसरी का खाता किसी का खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। संभवतः ओवैसी की पार्टी का एक वो जीत सकता है, क्या नाम था उसका, जो वहां का पार्षद था पिछले बार आम आदमी पार्टी से, तो दिल्ली दंगों का आरोपी है, तो उसकी उम्मीद बताई जा रही है कि वो चुनाव वहां से जीत सकता है। और जीतना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है उस ग्रुप की, तो उसमें उसका जीतना स्वाभाविक है। तो एक वो जीत सकता है। कांग्रेस का खाता खुलेगा, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। तो दिल्ली का तो रिजल्ट आप ये मान के चलिए, अभी मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि जो भी जीतेगा, वो मिनिमम 60% के आसपास सीटें लेके आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को 34 मिल गई, एक को 36 मिल गई, इस तरीके की स्थिति मुझे नहीं लग रही है। और संभावना ज्यादा, अगर मुझसे आज की तारीख में कोई पूछे, तो आज की तारीख में जो मुझे संभावना लग रही है, वो ये लग रही है कि बीजेपी दिल्ली में शायद बहुत साल के बाद सरकार बनाने जा रही है। और ये करीब करीब
अगर हाल के समय की बात करें तो वैसा ही दिख रहा है जैसा कि हरियाणा में हुआ था, कि हरियाणा में जिस समय चुनाव की घोषणा हुई थी या चुनाव की घोषणा से पहले लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और वो हरियाणा का चुनाव हर हाल में जीतेगी, और लगभग सबका ये अनुमान था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का चुनाव लड़ा और लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, लगभग वही स्थिति हमें यहां होती दिख रही है। बस परिवर्तन ये है कि यहां पर जो सत्ता है वो परिवर्तित होने वाली है। शुरुआत में जो लग रहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और वो शायद चुनाव नहीं हारेगी, लेकिन धीरे धीरे करके स्थिति ये बन गई है कि शायद आम आदमी पार्टी चुनाव न जीत पाए। ये हो गया दिल्ली का, इसे आप हरियाणा पार्ट 2 भी कह सकते हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि इस समय राजनीति का ये हाल है कि अगर यहां पर एक वार्ड मेंबर का भी चुनाव हो तो वो भी राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाए। तो एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा सीट है अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट, जो कि लोकसभा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फैजाबाद लोकसभा में आती है, जिसे कि बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया अयोध्या लोकसभा सीट के नाम से, जबकि उसका लोकसभा का नाम अभी भी फैजाबाद है। तो वहां से अवधेश प्रसाद, जो मिल्कीपुर से विधायक थे, उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का। लोकसभा का चुनाव वो जीत गए और लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। तो वो सीट खाली हुई थी, उस सीट पर चुनाव होना था। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था, जिनमें से 6-7 सीटें इसी तरह से खाली हुई थी और 3 सीटें शायद ऐसी थी जहां विभिन्न कारणों से जो एमएलए थे या तो उनकी सदस्यता चली गई या किसी का निधन हो गया, उस तरह की चीजें थी। तो 10 सीटों पर चुनाव होना था। 10 में से 9 पर हो गया था अभी महाराष्ट्र विधानसभा के साथ में, और एक ही रह गई थी। इसका कुछ पेच फंसा था न्यायालय में। जो कैंडिडेट पिछले विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद के विरुद्ध लड़े थे, उन्होंने केस कर रखा था, तो उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। तो अब उस एक सीट पर चुनाव हो रहा था मिल्कीपुर में, वो कल हो गया। तो जो स्थिति दिल्ली में आम आदमी पार्टी की थी, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी ने इस एक चुनाव को लेकर के जितनी शिकायतें की हैं, ज्यादातर निराधार हैं। उससे ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पहले से जानती थी कि वो इस चुनाव को हारने वाली है। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट कंफर्टेबली जीत रही है। अब जो वास्तविक नतीजे जो होंगे वो तो 8 तारीख को ही पता चलेंगे, लेकिन अभी जो एक माहौल बना हुआ है उसमें यह लग रहा है कि मिल्कीपुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जीतने जा रही है। एक विधानसभा का उपचुनाव है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा की सीट है कि आज की तारीख में कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ रहा है। ये सीधी सीधी लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की है। इस सीट का परिणाम ये बताएगा कि अखिलेश यादव, जो लोकसभा चुनाव में भारी सफलता हासिल करने के बाद जमीन से थोड़ा ऊपर चल रहे थे, वो जमीन पर उतरेंगे या अभी वो हवा में ही तैरते रहेंगे। यानी कि अगर समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट का चुनाव जीतती है तो अखिलेश यादव बम बम हो जाएंगे और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ेगा योगी आदित्यनाथ के ऊपर। आप कहो सरकार के ऊपर कुछ कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि पर, उनकी चुनाव जिताने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो ये अखिलेश यादव को, जो वो अभी हवा में उड़ रहे हैं, वो जमीन पर ला देगा और शायद जमीन से थोड़ा नीचे भी पहुंचा देगा। क्योंकि पिछली जो 9 सीटों पर चुनाव हुए थे उसमें से 7 सीटें समाजवादी पार्टी हार गई थी, और यहां पर अगर आप सिंगल ले लें तो 100% के रिजल्ट इधर या उधर होगा, और अगर आप उन्हीं 9 में इसको भी सम्मिलित कर लें, 10 कर दें, तो 8-2 का चुनाव परिणाम होगा। और 8-2 का चुनाव परिणाम ये
जो योगी आदित्यनाथ ने नारा एक समय पे दिया था कि ये चुनाव 80-20 का है, तो ये करीब करीब वही स्थिति बन जाएगी कि 80-20 का चुनाव हो जाएगा, यानी 80% एक तरफ और 20% दूसरी तरफ। तो देखना है कि ये चुनाव 80-20 का होता है या 70-30 का होता है या 100% इधर या उधर, जो भी आप कहना चाहें उस तरह का होता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये चुनाव अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ दोनों में से किसी एक की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। फायदा बहुत ज्यादा किसी को पहुंचेगा इसकी उम्मीद कम है, लेकिन नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा पहुंचेगा। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।